Okay, hello everybody. Let's just quickly start with part 2. Your 84th question, जहाँ पे आपको arrange the following करना है chronologically your international treaties and conventions. सबसे पहले आया था Paris Convention for the Protection of Industrial Property. This was in 1883. Then you have then you have your Hague Agreement, which came in 1925. देन आपका आता है ए विच केम इन 1977. लास्ट में आता है वीपो कॉपीराइट ट्रीटी. ये अडॉप्ट हुआ था 1996 में, लेकिन इफ़ेक्ट में आया था 2002 में. तो इससे आपको पता चलता है इट्स DBA&C. DBAC ऑप्शन नंबर 2. Which of the following is not a source of international law as per Article 38 of Statute of International Court of Justice? आर्टिकल 38 में ए से लेके डी में आपकी सोर्सेज दी रखी हैं. जुडिशल डिसीजंस है, राइटिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स हैं. कम्युनिटी कस्टमरी लॉज नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3. एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज भी आपकी है. नाउ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन, ये आपका कंपनीज एक्ट के सेक्शन 114 में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन मैंशनड है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट के लिए आपका पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होता है, जो आपका सेक्शन 114 क्लॉज 2 में दे रखा है. नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करनी है एज दे अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद करने का एक सिंपल ट्रिक है जो आप कर भी सकते हैं. अगर आप ABCDEF करके करेंगे तो सारी आपको फटाफट याद हो जाएंगी. इन अ टोटल देर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपके आर्टिकल 51A में आई थी. 11th वाली आपकी 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया था. दिस गिव्स enough educational opportunities to children from the age of 6 to 14 years, about 6 to 14 years, right. तो 87th का आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4. अगर आप देखोगे टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज पहले आता है. देन आपका आता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर. फिर है आपका टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. एंड देन यू हैव टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. DBCA. Now, arrange the following reasonable restrictions provided for freedom of speech and expression in Article 19(2). सिर्फ 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे 19(2) की बात कर रहा है. 19(2) आपके वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट में इम्पोज स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर आर्टिकल 19. तो गवर्नमेंट आपकी कोई चीज़ों पे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है उसकी लिस्ट एक है, उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. लिस्ट एक्चुअली स्टार्ट होती है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से, फिर आता है फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स. लेट मी जस्ट राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म. सिक्योरिटी पहले आता है, फिर आता है फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, फिर आपका आता है पब्लिक ऑर्डर, देन आपका आता है डिसेंसी एंड मोरालिटी. जस्ट गोइंग टू राइट इन शॉर्ट फॉर्म वरना बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा. देन आपका आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर आपका आता है डिफेमेशन. देन आपका आता है इंसाइटमेंट. अगर आप उसको फॉलो करोगे इस लिस्ट को तो आपको पता लग जाएगा कि 88 का ऑप्शन नंबर 2 है. सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पहले आएगा, फिर E है, फिर C पब्लिक ऑर्डर है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एंड लास्ट में आपका इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस है. ठीक है, 88 का हो गया 2. What includes deliverable state as per the definition section 2(3) of Sales of Goods Act? Easy है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. deliverable state में है state of goods in which buyer is bound to take delivery, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. Now moving on. Convention on Biodiversity was signed at which international conference? तो ये आपका आया था Rio Earth Summit में, which was signed on 5th June 1992.
ठीक है, मूविंग ऑन. अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एनैक्टमेंट. 91st में सबसे पहले आपका ऑफकोर्स आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. फिर आपका आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में. फिर आता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स 2007 में. देन आपका आता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में लास्ट में. तो पहले CDAB 91st का हो गया ऑप्शन नंबर 3. Which of the following kind of IPR is regarded as community property? Community property समझने की बात है, it is geographical indications. क्योंकि आपकी कोई भी place, name of your place which has any identity, any origin, which talks about its quality, its reputation, its characteristics, वो सारी आपकी geographical indications में आती है. Now, which amendment to the US Constitution is important in defining the powers reserved to the states? ये आपका आता है 10th Amendment में. This became a part of your Bill of Rights. ये वाला Bill of Rights आपका ratify हुआ था 15th December 1791 में. तो 10th Amendment became a part of Bill of Rights. This was ratified on 15 December 1791. Which of the following is correct as per the Motor Vehicles Act? जब आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा ABC. Section 140 of the Motor Vehicles Act deals with the principle of no fault liability. This is correct. United Insurance, Indian Insurance Limited versus Karamchand deals with third parties. This is also correct. And you have doctrine of pay and recover is coverable under section 149 of the Motor Vehicles Act. This is also correct. Now उनने पूछा ही है which of the following is correct. तो आपको पता है ABC तो correct है. यहाँ पे very smartly they've given as per section 173 of Motor Vehicles Act 1988 an appeal to the High Court from the award of motor accident claim tribunal to be preferred within 60 days. तो ये गलत है क्योंकि 60 डेज़ नहीं है, इसका करेक्ट है 90 डेज़, इसलिए आपका D इसमें नहीं है. तो इट्स A, B and C. नाउ मूविंग ऑन. आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इट्स ऑपरेशन विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट? इसका करेक्ट आंसर है 2. क्योंकि आपका 1 मंथ तो विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट चल जाता है, बट मैक्सिमम आपका 2 months के बाद you need the approval of both the houses, that is your Lok Sabha and Rajya Sabha, both houses of the parliament. तो maximum period यहाँ पे without operation हो जाता है 2 months. Arrange the following as per the procedure of constitution amendment in the United States of America. When you read this you will understand काफ़ी chronologically arranged है. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया A, B, C, D, E. लास्ट में आता है getting ratified by 2/3 states. मूविंग ऑन. लिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है और सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो फटाफट पहले ये समझ लेते हैं कि ये सारी कहाँ पे मेंशन्ड है. इट इज़ इन योर स्केड्यूल 7 आर्टिकल 246 जो बात करता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, वहाँ पे डिमार्केटेड है. ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स की लेजिस्लेटिव पावर्स मेंशन्ड है. यहाँ पे फटाफट ये भी देख लेते हैं. यूनियन लिस्ट आता है आपके लिस्ट 1 में, स्टेट लिस्ट आता है आपके लिस्ट 2 में एंड कॉन्करेंट आता है आपके लिस्ट 3 में. अगर आप ये देखेंगे तो ऑप्शन A का हो गया 2, कॉन्करेंट मैरिज एंड डिवोर्स होगा. स्टेट लिस्ट हो गया आपका B, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन. यूनियन लिस्ट हो गया आपका इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट एंड अपैरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया इन सिविल मैटर्स. 98th क्वेश्चन ईजी था, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी. विच आर्टिकल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स टू मीट द नीड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल्स 323A एंड 323B. नाउ अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बट लेट्स डील विद इट. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन अ नटशेल किसने लिखा था? टाइटल ऑफ बुक्स दिया हुआ है, ऑथर्स बताने हैं. इसका करेक्ट आंसर है 2. A का 3 है,
बी का 1 है, सी का 4 है, टेक्स्ट बुक ऑन इंटरनेशनल लॉ रिटन बाय मार्टिन डिक्सन, डी का 2 है। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन 100th क्वेश्चन का है आपका। जिनीवा कन्वेंशन सबसे पहले आया था 1864 में। देन यू हैड केमिकल वेपन्स कन्वेंशन विच वाज इन 1997। देन यू हैड सी विच वाज इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन्स फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस विच वाज इन 2006। देन यू हैव बी विच इज़ आर्म्स ट्रेड ट्रीटी 2013 में। लास्ट में आपका आया था ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये ऑब्वियस है कि लास्ट में आएगा 2017। अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक इट इज़ डी, ए, सी एंड बी। लास्ट में है ई। नाउ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पहले देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पता है कि इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम है। प्रेसिडेंशियल पता है, अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आता है। डुअल फेडरलिज्म आपका कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डेनमार्क, भूटान, बेल्जियम। राइट, इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सबसे पहले आएगा कुरान, देन यू हैव हदीस, देन यू हैव इजमा, ए, सी, बी, लास्ट में आता है कियास। ए, सी, बी, डी, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस आर अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एज पर IPC। काउंटरफीटिंग कॉइन्स नहीं है, अनलॉफुल असेंबली है, सेडिशन नहीं है क्योंकि सेडिशन तो आपका रिटन एंड पब्लिकेशन या एनी फॉर्म ऑफ रिटन में आ जाता है, राइटिंग में, सॉरी। तो सेडिशन लॉ यहाँ पे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को पर से नहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। देन यू हैव राइटिंग, देन यू हैव एफ्रे। तो बी, डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड बाय। जो इंसान करता है वही इंसान रिवोक कर सकता है। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर करेक्ट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सैवनी। जी यहाँ पे साइलेंट होता है। 1, 2, 3 इसका करेक्ट है, 4 इज़ नॉट करेक्ट। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, यहाँ पे दिया हुआ ही वॉज इन फेवर ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन, which of the following cases are related to personal bias according to the principle of natural justice। ठीक है, कौन सा देखना है हमें, पर्सनल बायस वाली चीज़ें। IK क्राइपाक तो है, जेकब मैथ्यू नहीं है क्योंकि दिस केस लॉ स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट योर क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। मोहम्मद यूनुस खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी भी है। ये गुल्लापल्ली नागेश्वरा राव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आई थिंक हाँ ये वाला नहीं है बिकॉज दिस इज़ योर सब्जेक्ट मैटर बायस की बात करता है, ये वाला नहीं है। मानक लाल वर्सेस प्रेमचंद भी है। तो आपका हो गया A, C एंड E। ठीक है, लेट्स क्विकली फिनिश दिस। ओके, मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मतलब ही है आपका कि लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स। ठीक है, तो इसका हो गया स्लाइट हार्म। डी मिनिमस ट्रिफल्स एंड स्मॉल इशूज़ लॉ से नहीं डील करेगी, हो गया आपका स्लाइट हार्म। Under Section 24 of Indian Contract Act, if only a part of consideration or object is unlawful, the contract shall be void. Pretty obvious. In which of the following case it was held that the preamble of the Constitution emphasizes the need to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity? E.P. Royappa nahi hai because that gave a whole new definition of equality, whole new concept of equality. इसका correct answer K.S. Puttaswamy है क्योंकि here it reinforced the right to प्राइवेटी बोल रही हूँ, राइट टू प्राइवेसी। वाओ,
right to privacy had to become a part of right to life and personal liberty, which was in your article 21. So that is that. Right to privacy became a part of article 21. K.S. Puttaswamy is the correct option basically. I'm just moving pretty fast because fatafat I just need to finish this. And if a Muslim husband swears that he will not have sexual intercourse with his wife for 4 months or more, it amounts to a form of divorce known as option number 1. Which of the following is incorrect? A child in the mother's womb is a legal person, that is correct. A dead person has right to regulate his property according to his wishes when he is not living, that is also correct. Animals are subject of rights and duties just like human beings, that's actually incorrect and I wish that was true. But ये incorrect है, तो 111 का हो गया option number 3. A partnership firm is not a legal person, therefore it cannot sue or be sued, and its name is also correct. Now, which of the following is undefined in international convention? कौन सा डिफाइंड नहीं है? माइग्रेंट वर्कर्स डिफाइंड है, सीजनल वर्कर्स डिफाइंड है, फ्रंटियर वर्कर डिफाइंड है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर नहीं डिफाइंड है, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2. क्विकली लेट्स डील विद दिस क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन. ठीक है, अब क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. यहाँ पे अडॉप्शन की बात करिए, काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे ना, इनकी अडॉप्शन डेट अलग होती है और इफ़ेक्ट में अलग डेट पे आते हैं. तो सबसे पहले समझना है कि अडॉप्ट कब हुए थे. सबसे पहले आया था सी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपका आया था मार्च 1973 में. फिर आपका आता है ए वियना कन्वेंशन, जो आपका आया था मार्च 22 1985 में. फिर आपका आया है डी विच इज़ द बेसल कन्वेंशन, ये आपका आया है मार्च 1989 में. फिर लास्ट में आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये आपका आया था मई 22 2001 में. तो 113 का करेक्ट आंसर हो गया 2, CADB. अब 114 जो आपका क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी हिस्ट्री समझने की ज़रूरत है. मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. इट इज़ इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. आई थिंक you have 2 more questions left. Let's just cover up those questions and then I will come back to 114. You can leave if you want to and not understand the concept, that's upon you. But one second, let's just quickly finish 115. सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, पता है आर्टिकल 23 आपके सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाले लॉज. तो 115 का करेक्ट आंसर 2 है. ए का 3 हो गया, बी का यहाँ पे सेंसरशिप हो गया, सी का 1 हो गया एंड रूरल लिटिगेशन का हो गया 2. लास्ट क्वेश्चन, देन वी मूव टू द 114th क्वेश्चन. 116 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4. ए का यहाँ पे 3 हो गया, बी का 4 है, बीजिंग ट्रीटी का हो गया ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस, सिंगापुर ट्रीटी का हो गया ट्रेडमार्क. लेट्स क्विकली हॉप टू 114 एंड लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर. यहाँ पे इफ़ यू विश टू लीव यू कैन लीव, आई जस्ट रीड द क्वेश्चन, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले तो लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द एक्सेप्शन to section 375 IPC is violative of the right of girl child below 18 years. I need space to explain all of this now. सबसे पहले आपका बेसिक समझते हैं. 375 IPC आपके रेप लॉज की बात करता है. ठीक है, आपका बेसिक 375 ये बोलता है कि सेक्शुअल इंटरकॉर्स विद अ वुमन विदाउट हर कंसेंट और अगेंस्ट हर विल क्वालिफाई एज रेप. ठीक है, रेप मतलब विदाउट हर कंसेंट और अगेंस्ट हर विल. अब इसमें आता है एक एक्सेप्शन 2. एक्सेप्शन 2 ये बात करता है कि इफ़ अ मैन हैज़ सेक्शुअल इंटरकॉर्स विद हिज वाइफ हु इज़ अबव 15 years of age, it does not qualify as rape even if she is not consenting to it. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक मैन और एक लड़की है और लड़की की एज 15 years की है, मतलब 15 years के ऊपर है, एंड दे आर हैविंग सेक्शुअल इंटरकॉर्स विदाउट हर विल, दैट विल नॉट क्वालिफाई एज रेप. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, 1, 2 एंड 3. सबसे पहले कंडीशन है कि दोनों मैन एंड दैट गर्ल शुड बी मैरिड, मतलब दे शुड
be in a marriage and that will qualify as marital rape. बेसिकली दोनों शादीशुदा होने चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शादीशुदा है, तुमने 15 साल की लड़की से शादी कर ली है, यू आर हैविंग सेक्शुअल इंटरकॉर्स विथ हर, एंड दैट वी विल नॉट कंसिडर दैट एज रेप. सेकेंडली, इट अप्लाइज टू वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 18 ईयर्स. ठीक है, 15 के ऊपर और 18 की नीचे होनी चाहिए. लास्टली आपका आता है, इफ़ द वुमेन इज़ अंडर 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो 15 के नीचे है, एंड इवन इफ शी इज़ मैरिड, सेक्शुअल इंटरकॉर्स विल स्टिल बी कंसिडर्ड रेप. मतलब वो यहाँ पे कह रहे हैं, अरे वाह, तुम 15 साल के नीचे हो और तुम्हारी शादी हो गई है, फिर तो हम तुम्हें रेप की राइट्स दे देंगे, फिर तो तुम्हें जो वॉइस करना है तुम वॉइस कर लो. लेकिन अगर तुम 15 साल के ऊपर हो और तुम्हारी शादी हो चुकी है एक मैन के साथ और तुम मना भी कर रहे हो, तो भी वी विल नॉट कंसिडर दैट एज रेप. ठीक है, ये सब हो रहा था यहाँ पे एक्सेप्शन 2 में. ओके, सो दिस वाज अलाउिंग सेक्शुअल इंटरकॉर्स विद अ माइनर वाइफ टू गो अनपनिश्ड. मतलब मैन यहाँ पे बिल्कुल ही अनपनिश्ड निकल रहा था, अनपनिश्ड. ठीक है, देयर वाज नो राइट, नो वॉइस गिवन टू दैट गर्ल. यहाँ पे दिस वाज लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर माइनर्स बिलो 18 हु वर मैरिड कुड बी सब्जेक्ट टू सेक्शुअल अब्यूज़. क्योंकि यहाँ पे तो आप सेक्शुअली कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हो एक छोटी 15 साल की बच्ची को, राइट, बाय देयर हस्बैंड्स, ऑफकोर्स बाय देयर हस्बैंड्स विद. सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो एक्सेप्शन 2 है आपका, बेसिकली वो एक ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे रहा था, एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो लीगल कॉन्सिक्वेंस. कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, सब छूट रहे हैं, सब सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गर्ल को. एंड देन दिस basically aroused a lot of sympathy towards, you know, how illogical and how harsh it is towards the treatment of these women. And there were a lot of legal experts, female groups, human right organizations जो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि marital rape should be considered a criminal offense. And they were like, regardless कुछ भी एज हो लड़की की, especially अगर 15 साल की एज है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो रेप नहीं है, इट शुड बी कंसिडर्ड एज रेप. आज की डेट में भी मैरिटल रेप हमारे कंट्री में इतना कोई बात नहीं करता है, एंड इट्स नॉट इवन गिवन दैट इम्पॉर्टेंस. बट देन यू हैव इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आपका 2017 में आया, जहाँ पे जजेस ने थोड़ा दिमाग लगाया, एंड थैंक गॉड कि उनने दिमाग लगाया, क्योंकि ये जजमेंट बात करती है कि ये सब एक्सेप्शन 2 कुछ नहीं होता, ये सब इट्स ऑल इलॉजिकल एंड इट्स ऑल प्रिटी क्रैप. एंड दे वर लाइक, तुम ये तो बता रहे हो कि अंडर 18 ईयर्स ऑफ फीमेल, अगर उसकी एज 18 ईयर्स के नीचे है एंड शी इज़ हैविंग सेक्शुअल इंटरकॉर्स, वो तो रेप कंसिडर पक्का से होगा ही होगा. एंड देर लाइक, तुम ये नहीं कह सकते कि मैरिज कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज़ टू जस्टिफाई सेक्शुअल अब्यूज़ ऑफ अ माइनर. तुम शादी करके ये नहीं बोल सकते कि ओ वेर जस्ट, यू नो, शी इज़ माई वाइफ सो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट. यू कांट जस्टिफाई सेक्शुअल अब्यूज़ लाइक दैट विथ अ माइनर गर्ल चाइल्ड. दैट इज़ वाई all of this was invalidated. All of this matlab exception 2 was invalidated, and for minors from 15 to 18 years. And they were like, Supreme Court ने ये clarification दिया कि sexual intercourse with a minor wife is rape even when it falls within the confines of marriage. Okay, so Independent Thought versus Union of India ने exception 2 of 375 को हटा दिया. अगर आप वीडियो पीछे करके देखेंगे, आप वापस से समझेंगे, आप समझ जाएंगे क्या है कॉन्सेप्ट. I will be ending this video and soon upload part 3. Thank you for watching, and yeah, that's it.